जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, तो सेक्शन फार्मूला का मैंने बताया था कि अंतर विभाजन जो है किस तरह किया जाता है। मैं जितना भी फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको सबको प्रूव करके बताऊंगा। बेसिकली बताया जाता है, यह अन्य टीचरों द्वारा बताया जाता है कि वो फार्मूला बता देते हैं लेकिन बच्चों को प्रूव नहीं बताते हैं। इसी वजह लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा, हर फार्मूला का प्रूव करने का कोशिश करूँगा। आइए, बहिर्विभाजन या उसी को कहते हैं बाह्य विभाजन। क्या कहते हैं उसको? बाह्य विभाजन। ये अगर जब बाह्य विभाजन हुआ हो तो विभाजन जो है की दिशा में नियामक क्या होगा। तो नियामक हम देखते हैं बाह्य विभाजन की दिशा में। सबसे पहले एक पिक्चर आपको बताता हूँ मैं। पिक्चर देखिए, मान लीजिए इस तरह है, इसका वैल्यू और यहाँ पर मान लेते हैं P और इसका वैल्यू। यहाँ पर बाह्य विभाजन कहने का क्या मतलब है, इसका जो निर्देशांक होगा x1, y1 ये तो होगा, लेकिन यहाँ पर B नहीं देकर आपको क्या मिल जाएगा, इसका ही वैल्यू मिल जाएगा x2 और y2। और ये विभाजन m1 और m2 या m और n के रेशियो में रख सकते हैं। तब उस स्थिति में नियामक क्या हो सकता है, तो सिंपल है, सीधा हो जाता है m1 x2 और माइनस हो जाता है m2 x1 और बाय क्या हो जाता है m1 माइनस m2, यही तो होता है। कोमा क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जाकर, जैसा आप अनुपात लीजिएगा उसी हिसाब से बैठाना पड़ता है। अगर जब y के साथ लेंगे तो m1 y2 और माइनस क्या हो जाता है m2 y1 और बाय क्या हो जाता है m1 माइनस m2। मान लीजिए ऐसा हुआ, अगर जब कोई आदमी यह अनुपात क्या ले ले, m अनुपात n ले ले, तब क्या होगा। तो सिंपली बात है, अगर जब m और n ले ले तो यहाँ m हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा n, और यहाँ पर क्या होगा m माइनस n हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर जहाँ ले ले तो ये m हो जाएगा सीधा और ये क्या हो जाएगा n, और बाय क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। तो इस तरह बाह्य विभाजन का हम फार्मूला देखते हैं। आइए, अगला फार्मूला क्या है वो देखिए आप। अब ये सेक्शन फार्मूला था जो ख़त्म हो चुका है। अगला फार्मूला मान लीजिए कोई जो है ये 4 नंबर होगा। अगर जब कोई मान लीजिए लाइनिंग है, कुछ भी टेढ़ा या तिरछा कुछ भी कर सकते हैं। अगर जब लाइन है, ये A है, B है और यहाँ पर निर्देशांक दिया x1, y1 और यहाँ पर दिया है x2, y2 और यहाँ पर जो B है वो मध्य बिंदु हो जाए। क्या हो जाए, यह बिंदु मध्य बिंदु हो जाए और इसका निर्देशांक हमको निकालने बोले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है यह मध्य बिंदु होगा। ये क्या होगा, मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु होगा तब ऐसा होगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहने का यह मतलब है दोस्तों कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वह इक्वल होगा, अर्थात कह सकते हैं AP बराबर PB। तो ऐसे कंडीशन में जब हम P का निर्देशांक निकालेंगे, P का निर्देशांक, तो देखिए क्या होता है। P का निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा x1 और प्लस हो जाएगा x2, बाय हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा y1 प्लस y2 और बाय हो जाएगा 2। ये इस तरह जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है। अब एक और फार्मूला होता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूला क्या होता है। आइए, फार्मूला जो होगा वह 5 नंबर होगा। जितने भी फार्मूला है मैं प्रूव करने का इसे ज़रूर कोशिश करूँगा, आप इसको देख कर कोशिश कीजिएगा कि इसको बना लें। देखिए, अगर जब मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है A है, ये B है और ये क्या है C है और इसका निर्देशांक दिया हुआ हो x1, y1 और यहाँ क्या दिया हो x2, y2 और यहाँ दिया हो x3, y3। तो आज तक आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में भी बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, जो कि हमको जानना ही होता है। तो मानिए इसमें पूछ लिया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तब आप निकालेंगे कैसे दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 माइनस इंटू y2 माइनस y3 और प्लस हो जाता है x2 इंटू हो जाता है y3 माइनस y1 और प्लस क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x3 इंटू हो जाता है y1 माइनस y2। अब यहाँ पर देखिए, इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आप इजीली याद कर सकते हैं। इसको 123 समझिए, ठीक है, इसको क्या समझिएगा 231 समझिएगा और इसको 312 समझिएगा। अगर जब इस तरह समझिएगा तो आसानी होगा, अर्थात 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर x सब जगह आउटसाइड है और देखिए यहाँ पर 23 हो जा रहा है, इधर 31 हो जा रहा है और इधर क्या हो जा रहा है, तो इधर 12 हो जा रहा है। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये फार्मूला हमें देता है, ठीक है। और अगर जहाँ आसानी से इसको बैठाने का इच्छा हो तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, इसको कहते हैं 1/2 और ये क्या है, तो एक तरह से हम मोड ले लेते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया x3 और ये क्या हो गया
y3 और सब पर कॉमन 1 1 1 और इस तरह भी हम इसको बैठा सकते हैं। अगर जो इस तरह भी बैठाया जाए तो इस तरह भी आंसर हमको क्या होता है, मिल जाता है। अच्छा, अगर जो इस तरह कहा जाए कि बैठाना है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें यूज किया गया है, अर्थात इसको इस फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला था मैंने आपको बताया, ठीक है। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है। मान लीजिए 3 बिंदु अगर संरेख हो गया, संरेख होने का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित, जैसे ये लाइनिंग हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो ऐसा होगा तो त्रिभुज तो बन नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसे दिखाने के लिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जब क्या हो तो त्रिभुज जो संरेखी बिंदु हो, मान लीजिए 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है। ये 6ठा नंबर फार्मूला होगा आपका, क्या होगा, 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु क्या क्या है, तो देखिए 3 बिंदु हम मान लेते हैं कि एक बिंदु जो है x1, y1 दे दिया, उसी तरह दूसरा बिंदु दे दिया x2, y2 दे दिया, और तीसरा बिंदु दे दिया x3, y3 दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में यह बोल रहा है कि बिंदु इतना इतना जो है संरेखी हो, क्या हो, 3 बिंदु इतना इतना क्या हो, संरेखी हो, संरेखी। अगर जो ये संरेखी है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे, जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यह कैसे होता है मैं प्रूविंग करके आपको बिल्कुल बताऊंगा, आप देखिएगा इसको किस तरह से बनाया जाता है। आइए दोस्तों, इसके अलावा जो है दूरी सूत्र में मैंने लगभग फार्मूला बताया है। अगर जो कुछ और फार्मूला, अच्छा 1-2 और फार्मूला होगा, सेंट्रॉइड वाला कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो आप समझिए कि सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन क्या होता है। तो मान लीजिए कि गुरुत्व केंद्र इसको कहते हैं बेसिकली। अगर जो एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। ये तुम्हारा 7 नंबर शायद फार्मूला का ना, 7 नंबर, जो भी नंबर हो, नंबर अपना लिखिए। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और यहाँ पर वैल्यू उसी तरह से x1, y1, फिर हो गया x2, y2, और हो गया x3 और हो गया y3। अगर जो ऐसा हो और बोले कि यहाँ पर जो है BC जो दिख रहा है आपको तथा AC के मध्य बिंदु D और E पर मिलते हों, अर्थात अगर जो BC है और इसका जो है, अगर जो यहाँ से हम एक जो है माध्यिका डाल लेते हैं, फिर यहाँ से डाल लेते हैं इस तरह, और इधर से भी डाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर जो पूछ ले त्रिभुज, ये कहलाता है क्या, तो इसको ये पॉइंट जो कट रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम जो है एक्चुअल में O द्वारा डिनोट करते हैं, और इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं, सॉरी गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसको सेंट्रॉइड अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अगर जो ऐसे कंडीशन में पूछ ले और केंद्र का ये O का निर्देशांक पूछ ले तो क्या होगा, O का निर्देशांक 0 हो गया, सॉरी ये हो गया O का निर्देशांक। अगर जब O का निर्देशांक पूछे तो ये सिंपल होता है, और ये एक बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, x1 + x2 + x3 और y क्या होता है 3, y1 + y2 और प्लस y3 और y क्या होता है 3। इस तरह इसका जो वैल्यू निकाला जा सकता है। जब 3 पॉइंट दिया हो तब ऐसा होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कर मुझे जो अपना कमेंट्स लिखें, अन्य दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि यह लॉकडाउन जैसी स्थिति है जिसके कारण उससे भी यह जानकारी हो सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है इसके प्रूविंग को लेकर मिलूँगा अन्य फार्मूला के। धन्यवाद।